आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें बात करने वाले हैं हम एनल फिशर के लिए। एनल फिशर क्या है? एनल फिशर से रिलेटेड कुछ लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है, यानी हेमोरॉइड्स क्या है, एनल फिशर क्या है, या जो है फिस्टुला क्या है, इन सब पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और मेनली आज का टॉपिक हमारा एनल फिशर है, इसका क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और साथ में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या मैनेजमेंट है, इन सब पे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनल फिशर। एनल फिशर की एक टिपिकल डेफिनेशन तुम्हारे जो का मैंने इसमें मेंशन किया है, इसको एक बार तुम लोग देख लो। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो तुम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, लिखा है कि एनल फिशर इज ए स्मॉल टीयर, है ना, मॉइस्ट टिश्यू दैट लाई द एनस एरिया। लिखा है एनस इज द मस्कुलर ओपनिंग एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर स्टूल इज एग्जिट आउट। यानी ये बता रहा है कि जो आपका एनल फिशर है, ये एनल फिशर क्या है? कट है, स्मॉल टीयर। यानी अपन को ये समझना है, जैसे हम जीआईटी की बात जब करते हैं तो जीआईटी आपकी क्या है, माउथ से लेकर के एनस तक का पूरा जो एरिया है उसे अपन क्या कहते हैं? जीआईटी कहते हैं। तो जो लास्ट टर्मिनल पार्ट है, कह रहा है कि जहाँ से स्टूल एग्जिट आउट होता है उस एरिया में, एनल एरिया में अगर कोई भी कट लग जाता है, एक टीयर हो जाता है, स्किन फट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अपन एनल फिशर कहते हैं। अब देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है, इस डायग्राम में तुम देख पा रहे हो, हालांकि छोटा सा डायग्राम है लेकिन फिर भी इसको तुम गूगल करके जब देखोगे तो एक्चुअली क्या है कि जो एनल कैनाल है ये, इसमें क्या है कि स्मॉल कट लग जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? उसे एनल फिशर कहते हैं। याद रखना है, एनल फिशर इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम, इसको कभी कभी एनल अल्सर भी कहीं तुम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एनल फिशर या एनल अल्सर एक ही बात है, पहले नंबर तो ये याद रखना है। यानी एनल फिशर नथिंग, इट इज द स्मॉल जस्ट ए कट, यानी ये कट है एनल एरिया में, इसी को अपन एनल फिशर कहते हैं। अगर इसके कॉजेज के बारे में बात करें तो इसकी कॉजेज को मैंने दो जो है पार्ट में डिवाइड किया है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? अगर इसके दो पार्ट के बारे में बात करें तो मैंने इसके बारे में बताया है कि इसकी दो तरीके की कॉजें हो सकती हैं। एक होती है कॉमन, जो कॉज है मोर कॉमन है, यानी जो ज़्यादातर उनकी वजह से होता है, और दूसरी मैंने एक लिस्ट रखी है लेस कॉमन। यानी इसके कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव एजेंट है एनल फिशर के, वो दो पार्ट में मैंने डिवाइड किए हैं, जिसमें से एक है कि जो मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से होता है। तो एक दो रीज़न जानते हैं कि इसमें पहला रीज़न जो तुम देख पा रहे हो, इसमें मैंने लिखा है चाइल्ड बर्थ। ध्यान रखेंगे जो एनल कैनाल है ना, एनल कैनाल, अब सवाल ये हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ में एनल कैनाल का क्या रिलेशन है ना। तो आपको याद रखना है कि वो पेरिफेरल एरिया होती है, मसल्स स्ट्रेच होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो चाइल्ड बर्थ एक रीज़न हो सकता है कि उससे एनल एरिया में टीयर हो जाए, कट लग जाए। दूसरा इसमें लिखा है, अगर देखोगे पॉइंट जो मेंशन किया है, दैट इज द एनल इंटरकोर्स। एनल इंटरकोर्स से भी टीयर होने के चांस हैं, है ना। और अगर और सारे देखें कारण, और लिखा है इसमें फ्रीक्वेंट डायरिया या क्रोनिक डायरिया, यानी किसी व्यक्ति को एक लंबे समय से डायरिया है तो वो भी एक कारण हो सकता है इस चीज़ का, है ना। यानी हमें ओवरऑल ये देखना है कि ये जो कॉजेज हैं ये मोर कॉमन है। और पास लास्ट में लिखा है कि पासिंग आउट हार्ड एंड बल्की स्टूल, अगर ज़्यादा मात्रा में और जो है हार्ड स्टूल कोई पास करता है तो दैट मे बी रीज़न फॉर द एनल टीयर, है ना, वो भी एक कारण हो सकता है। अब इसको ऐसे रिलेट करो, जब मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को कॉन्स्टिपेशन जब बताया था तो मैंने बताया था कि कॉन्स्टिपेशन में हार्ड और लंपी स्टूल अगर पास होगा तो जो एनल एरिया है, जो एनल म्यूकोसा है, उसके डैमेज होने के चांस रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं एनल टीयर होता है। अभी हम इसके आगे चर्चा करेंगे तो देखेंगे। यानी मोर जो कारण है, जो फ्रीक्वेंट रीजन है इसके एनल फिशर के, वो क्या हो सकते हैं? चाइल्ड बर्थ के दौरान मसल्स टीयर हो सकती है ना, या बताया जैसे एनल इंटरकोर्स के दौरान ऐसा हो सकता है। यानी ओवरऑल हमें ये देखना है कि यहाँ पे एक शब्द लिख सकते हैं कि ट्रॉमा इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये ट्रॉमा किसी भी वजह से हो रहा है, ये जो है कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकती है जैसे डिलीवरी के दौरान, तो वो भी एक ट्रॉमा कॉज कर सकती है। इस वजह से जो इमीडिएट मसल्स है, जिसे अपन कहते हैं एनल स्फिनिक्टर मसल्स, ध्यान रखेंगे जो आपकी एनल स्फिनिक्टर मसल्स है, इसमें जो है क्या हो सकता है? टीयर होने की वजह से, स्फिनिक्टर मसल्स में टीयर होने की वजह से क्या हो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक इमरजेंट रीजन हो सकता है किसके लिए? एनल फिशर के लिए।
अगर इसके कुछ लेस कॉमन रीजन के बारे में बात करें कि लेस कॉमन क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो जब मैंने हाँ अभिज्ञान कुछ कह रहे हो? डायरिया में देखो, डायरिया में क्या है कि स्टूल फ्रीक्वेंट पास हो रहा है, एक लंबे समय से स्टूल पास हो रहा है ना, तो बार बार स्टूल पास होगा भी। इसमें मैं चर्चा करूंगा कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में रेसेस होना है ना, जो मतलब ये कह सकते हो कि कंटिन्यूस स्टूल पास हो रहा है। एक तो क्रोनिक डायरिया कहा है उसने, एक लंबे समय से डायरिया अगर हो रखा है तो बार बार स्टूल किसी जगह से पास होगा तो म्यूकोसा इरोड होने के चांस रहेंगे, और वही म्यूकोसा इरोड होकर के टीयर आउट हो जाएगी और उसी से एनल फिशर बन जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? अगर देखो, अगर डायरिया में क्या हो रहा है, बार बार स्टूल पास आउट कर रहा है व्यक्ति, और बार बार स्टूल पास आउट करने की वजह से वो एरिया क्या हो जाएगा, वो म्यूकोसा जो होगी वो वीक हो जाएगी, या ये कह सकते हो कि इरोड हो जाएगी, और इरोड होने के बाद ही उसमें क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, टीयर हो जाएगा। तो डायरिया में भी द रीजन। कॉन्स्टिपेशन तो देखो, कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड हो रहा है, उसकी वजह से ट्रॉमा हो रहा है, लेकिन डायरिया में क्या है कि बार बार रिकरेंट स्टूल पास हो रहा है, तो वो भी तो एक रीजन हो सकता है म्यूकोसा इरोड करने का। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये नहीं कि डायरिया एक दिन किसी को हो गया, लॉन्ग लास्टिंग डायरिया, ध्यान रखेंगे इस बात का भी, यानी लंबे समय से किसी व्यक्ति को डायरिया है, दैट कैन बी द रीजन फॉर द एनल फिशर। अब मैंने बात करनी है लेस कॉमन इसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो जब मैंने, याद करो, जब मैंने तुमको आईबीडी पढ़ाया था तो मैंने वहां पे एक डिजीज पढ़ाई थी आईबीडी में, जिसको मैंने क्रॉन्स डिजीज में पढ़ाया था, क्रॉन्स डिजीज बताया था। किसी को याद आ रहा है क्रॉन्स डिजीज के बारे में? हाँ, तो क्रॉन्स डिजीज में मैंने बताया था कि ये पैची डैमेज होते हैं ना। मैंने अभी इसको देखो, मैंने एनल फिशर को एक और बात लिखा है, एनल अल्सर भी लिखा है, मैंने ध्यान रखना। तो इसी तरीके से क्रॉन्स डिजीज में क्या होता था, जगह जगह पर जो क्या है अल्सर फॉर्मेशन हो जाता था। तो ये लेस कॉमन एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं लाइक क्रॉन्स डिजीज दैट मे बी द रीजन फॉर द जो है एनल फिशर, यानी ये भी एक कारण हो सकता है कि एनल फिशर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कह सकते हैं कि ये हो सकता है किसकी वजह से, क्रॉन्स डिजीज जैसी बीमारियां जो क्या है एनल, या ये कह सकते हैं इसको तुम आईबीडी लिख लो, है ना, जो भी तुम्हारी आईबीडी है यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो भी है, वो कहीं ना कहीं कारण हो सकती है, लेकिन ये लेस कॉमन है, ध्यान रखना। इनकी वजह से भी जो है क्या है जो एनल फिशर हो सकता है। दूसरा कारण इसमें जो क्या है देखने को मिला है, दैट इज द एचआईवी। अब इसको तुम कहोगे कि एचआईवी से क्या लेना देना, देखो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है एचआईवी के केस में, है ना, तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो जो एपिथीलियम है, जो म्यूकोजा है, वो भी तो कहीं ना कहीं जो अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पा रही है, उसमें भी तो बहुत आसानी से डैमेज हो जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान रखेंगे ये बहुत लेस कॉमन रीजन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस भी इस कारण के लिए यानी एनल फिशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। दूसरी अगर एक बीमारी लें दैट इज द सिफिलिस, है ना, सिफिलिस भी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि सिफिलिस के केस में भी इसके चांस हैं जो एनल फिशर के वो ज़्यादा होते हैं। यानी ओवरऑल मैंने तुमसे बात की कि यहाँ पे दो तरीके के रीज़न हैं जो आपकी एनल फिशर कॉज कर सकते हैं। एक है मोर कॉमन, जिसमें मैंने तुमको बताया मेनली ट्रॉमा है, यानी मेनली इंजरी है, वो इंजरी कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकती है, वो चाइल्ड बर्थ की वजह से हो सकती है, वो एनल इंटरकोर्स की वजह से हो सकती है, बहुत सारे रीज़न है। लेकिन अगर लेस कॉमन के बारे में बात करूं तो कुछ क्रोनिक बीमारियां हैं, कुछ लंबे समय से अगर बीमारियां रहती हैं जीआईटी की, जिसमें क्रोन्स डिजीज है, जिसमें मान लो एचआईवी की वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। और याद रखना ट्यूबरक्लोसिस में जब मैं पढ़ाऊंगा तो ट्यूबरक्लोसिस के सुनकर के कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ट्यूबरक्लोसिस केवल लंग्स को ही प्रभावित नहीं करती है ना। जब हम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे तो अदर देन यानी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, लंग्स के केवल लंग्स में ही होती है। अदर ट्यूबरक्लोसिस कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कैन अफेक्ट द बोन, इट कैन अफेक्ट एब्डोमिनल एरिया, इट कैन अफेक्ट इंटेस्टाइन, इट कैन अफेक्ट ब्रेन, एनीवेयर, है ना। तो इस पे बात करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया कहीं पर भी, हाँ ये बात अलग है कि जो ट्यूबरक्लोसिस अदर देन द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की कैटेगरी में रखते हैं, बात करेंगे इस पे। और इसी तरीके से सिफिलिस भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये कारण लेस कॉमन है, बहुत कम है। अब बात कर ली हमने कि देखो इसके कारण के बारे में जान लिया कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं एनल फिशर के लिए। अब बात करते हैं इसके कुछ जो है
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, या हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, है ना। डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस पे अगर देखेंगे जो है एनल फिशर के बारे में, तो डायग्नोसिस में देखो सबसे आसान हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे इस व्यक्ति का, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे तो जो एनल एरिया है वहां पर हमको क्या मिल सकता है, एक जो है क्रैक मिल सकता है या कट मिल सकता है ना। कट और क्रैक, यानी यहाँ पर किसी भी तरीके का जो एनल मसल्स है, जो एनल एरिया का रीजन है, वहां पे कोई कट मिल सकता है, वहां पे कोई जो है टीयर मिल सकता है। ये एनल एग्जामिनेशन के दौरान हम देखेंगे, डायग्नोसिस का पार्ट बन रहा है। साथ में यहाँ पे देखो जब कट लगेगा तो आपको एनल टेंडरनेस भी मिल सकती है ना। जब मैं टेंडरनेस शब्द बोलता हूँ, ध्यान रखना शुरुआत से जब से पढ़ रहा हूँ, टेंडरनेस का मतलब है कि यहाँ पर अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है। और देखो जहाँ कट लगेगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का तो सीधी सी चांस है, फिजिकल डैमेज जहाँ होता है वहाँ इन्फ्लेमेशन होता ही है। तो उस एरिया को अपन जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे पेन का सेंसेशन हो सकता है, तो वो भी एक जो है रीजन हो सकता है। अच्छा, उससे भी अपन अगर ये सारी चीज़ें से नहीं देख पा रहे हैं या असेस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा इसमें याद रखना है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जब पेशेंट का, एट दैट टाइम द पोजीशन मस्ट बी द प्रोन पोजीशन। पोजीशन जब तुमने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वहाँ पे सुपाइन, है ना, लेटरल और ये सारी पोजीशन पढ़ी होंगी, तो प्रोन पोजीशन पढ़ी होगी। प्रोन का मतलब समझते हो तुम लोग, प्रोन पोजीशन का मतलब एब्डोमिनल एरिया मस्ट लाई ऑन द ग्राउंड, यानी एब्डोमिन पेट के बल लेट जाना, सीधी सी भाषा में बात समझ पा रहे हो किस तरीके से प्रोन पोजीशन का क्या मतलब है। पेशेंट मस्ट बी लाई इन द प्रोन पोजीशन। अभिज्ञान क्या बातें समझ में आ रही हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट प्रोन पोजीशन में लिटा करके जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा। अच्छा, इसमें साथ में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ये फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ, अगर कुछ और एडवांस टेक्निक के बारे में बात करें तो इसमें अपन रेक्टोस्कोपी कर सकते हैं, है ना। अब इसका नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही नाम ही बता रहा है। रेक्टम एरिया में जो का स्कोप डाल करके उसे चेक किया जाता है। इसी तरीके से कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। तो कोलोनोस्कोपी के बारे में पहले ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ये सभी एंडोस्कोपी के टाइप हैं, है ना। इस एरिया को ये हमारा जो है एग्जामिनेशन का एक तरीका है कि ये हमारे पास तरीके हैं और इससे अपन देख सकते हैं, चाहे वो कोलोनोस्कोपी हो, रेक्टोस्कोपी हो। इसका ओवरऑल उद्देश्य ये है कि इससे उस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी कट वगैरह तो नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं तुम लोगों के? ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है इसका, है ना। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के लिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के कुछ बेसिक सी 2-3 बातें याद रखनी है कि इसमें क्या होगा, पेन एट द टाइम ऑफ, है ना, सीवियर पेन होगा, पेन एट द टाइम ऑफ डिफिकेशन, टाइम ऑफ डिफिकेशन, यानी इस व्यक्ति में डिफिकेशन के दौरान, स्टूल पास करने के दौरान इसे पेन का सेंसेशन होगा, इरिटेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, है ना, इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन, यानी इसको जलन, बर्निंग, ये सारे सेंसेशन होंगे। अब इस बात को तुम समझ सकते हो, साथ में देखना, याद रखना कि इससे कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलेगी। ये सारी बातें तुम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बता रहा हूँ। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री क्यों मिलेगी, तुम लोग समझ रहे हो कि जब ये स्टूल पास कर रहा है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफिकेशन और आफ्टर द डिफिकेशन, यानी दोनों वक्त, स्टूल पास करने से पहले और स्टूल पास करने के दौरान, दोनों समय मसल्स स्ट्रेच होगी तो इसको पेन होगा। और इस पेन को ये कह सकते हो कि इसको पता है कि अगर ये डेफिकेशन के लिए जाएगा तो पेन होगा, तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, ये जो है प्रॉपर वॉश आउट के लिए नहीं जाएगा या प्रॉपर मोशन अराइज नहीं होगा, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी इस व्यक्ति में देखने को मिलेगी, जिसमें एनल फिशर होगा या एनल टीयर होगा। बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? ये साइकोलॉजिकली टेंडेंसी ये बन जाएगी कि अगर स्टूल पास करने जाऊंगा तो पेन होगा, इसीलिए ये क्या करेगा, प्रॉपर स्टूल पास नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो मेन कॉज है वो ध्यान रखना, इसमें आपको फ्रेश ब्लड देखने को मिलेगा, फ्रेश ब्लड विद स्टूल, है ना, या आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेश ब्लड इन स्टूल। जो स्टूल पास करेगा इसमें फ्रेश ब्लड आएगा, क्यों? क्योंकि जो कट लगा हुआ है, जैसे ही जो एनल एरिया आपका स्ट्रेच आउट होगा, जब भी फीकल मैटर निकलेगा तो वहाँ पर एक प्रेशर पड़ने की वजह से जो कैपिलर सप्लाई है वहाँ से जो ब्लड आएगा वो फ्रेश ब्लड आएगा।
तो याद रखना है कि इस दौरान जो ब्लड आता है, आगे चल के अभी मैं हेमोरॉइड में बात करूंगा, फिस्टुला में बात करूंगा, तो वहां डिफरेंस क्रिएट करूंगा। याद रखना है कि जो टीयर है, जो कट है, एनल फिशर के दौरान जो ब्लड आता है वो फ्रेश ब्लड आता है ना, एकदम रेड ब्लड आएगा। और ध्यान रखना ब्लड की क्या टेंडेंसी है, तुम लोग जानते हो कि ब्लड अगर कहीं पर स्टेसिस हो रही है, कहीं पर रुक रहा है, तो काला कलर हो जाता है, चेंज बदल जाता है। तो रेड ब्लड अपीयर होगा इसमें, यानी रेड ब्लड अपने आप में क्या इंडिकेट करता है कि ये भैया कैसा ब्लड है, फ्रेश ब्लड है। क्या बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? अरे ब्लड की कहीं पर अगर रुकेगा ब्लड, किसी भी एरिया में ब्लड रुकता है, तो उसमें क्या इंडिकेट करता है कि ये अभी की ब्लीडिंग नहीं है, ये पहले से ब्लीड हुआ है। उसका जो क्लॉट है, अगर उसका कलर चेंज है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लॉट बहुत पहले बना हुआ है। लेकिन इमीडिएट फ्रेश ब्लड आ रहा है तो एकदम रेड ब्लड होगा, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है इमीडिएटली जो है ब्लड कैपिलरीज से फ्लो आउट हुआ है। तो आपको याद रखना है कि एनल फिशर के एरिया में केस में आपको क्या मिलेगा, रेड ब्लड इन स्टूल मिलेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यानी ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। यानी पेशेंट आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब स्टूल जब पास करते हैं तो जो है पेन होता है, इरिटेशन, जलन होती है ना, और हमको कब्ज रहती है, और स्टूल पास कर रहे हैं तो ब्लड आता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उस पेशेंट में आपको क्लिनिकली देखने को मिलेंगे। यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको ये बात याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे एक दो नोट लगवाना चाहता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं, उनको तुम लोग बड़े ध्यान से रखोगे, है ना। और नोट में पहला नोट क्या लगाएंगे, आपको याद रखना है कि ये जो फिशर है जनरली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ना, ये बहुत कॉमन है। तो आप लिखेंगे जनरली फिशर, जनरली एनल फिशर are not very डेंजरस। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, बट दे आर हाईली पेनफुल। ध्यान रखेंगे ये खतरनाक नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये हाईली पेनफुल सेंसेशन जरूर देते हैं, दर्द बहुत करेंगे, है ना, पेनफुल सेंसेशन देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। ये आपका जनरली व्यक्ति को क्या करेंगे, उसको पेन का सेंसेशन देंगे, तो ये पेनफुल होते हैं। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है, इसी नोट में एक बात याद रखनी है कि फिशर आर, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, फिशर आर जनरली सेल्फ हील्ड। याद रखेंगे सेल्फ हीलिंग हो जाती है इनकी ज़्यादातर, है ना, सेल्फ हील्ड विदिन फ्यू डेज टू वीक, यानी कुछ वीक में या कुछ दिन में ये अपने आप फील हो जाते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, यानी मैंने कहा है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये सेल्फ फील हो जाते हैं, अपने आप से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसकी शर्त उसने लिखा है कि कुछ दिन या हफ्ते में अगर ऐसा ठीक हो रहा है तो ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ फिशर नॉट हील्ड विदिन 8 वीक। ध्यान रखेंगे अगर ये 8 हफ्ता के अंदर नहीं भरा जा रहा है, यानी 2 महीने से अगर ये कट लगा हुआ है और इसकी हीलिंग नहीं हो रही है 8 वीक, देन इट इज क्रोनिक फिशर। ध्यान रखेंगे, आगे बात करूंगा क्या है ये कंडीशन। तो ये क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में चला जाएगा अगर ये अगर ये 8 वीक से ज्यादा समय ले रहा है हीलिंग होने में, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये चला जाएगा क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही है? फिशर जनरली सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ दिन से लेकर के कुछ हफ्ता के अंदर ये सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेल्फ हील नहीं हो रहे हैं, 8 वीक से ज़्यादा वक्त लग रहा है, ध्यान रखेंगे, तब ये क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में चले जाएंगे। चलो ठीक है, ये पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना है, वैसे तो मैं इसे आगे भी मेंशन करूंगा, लेकिन इसको यही नोट लगा रहे हो तो एक नोट और लिखना है ना। पेन इन एनल फिशर इज इंटरमिटेंट। ध्यान रखेंगे, इस शब्द का मतलब ही बताऊंगा।
इंटरमिटेंट, यानी इस दौरान जो पेन होता है इंटरमिटेंट टाइप का पेन होता है भैया। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है, डिफिकेशन से पहले यानी डिफिकेशन के टाइम पे और डिफिकेशन के बाद ही दर्द रहता है, जनरली कंटिन्यूस पेन नहीं रहता है, नॉट कंटिन्यूस पेन, है ना, नॉट कंटिन्यूस पेन, ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूस पेन नहीं होता है, नॉट कंटिन्यूस पेन, यानी यहाँ पे जो दर्द होता है वो कंटिन्यूस वे में नहीं होता है, ये इंटरमिटेंट पेन होता है। क्या बातें क्लियर आ रही हैं, समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब मुझे बताना है कि अपन जो है का इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर देखें तो जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस पे बात करेंगे। तो वैसे अगर तुम खुद से सोचो तो क्या सोच पा रहे हो कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एनल फिशर के केस में, कोई सोच पा रहा है? चलो सुन लो, कॉम्प्लिकेशंस में बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इनकी अगर किसी व्यक्ति में एनल फिशर एक बार हुआ है, टीयर एक बार कट लगा है, तो यहाँ पे फेलियर ऑफ लिख सकते हैं कि फेलियर ऑफ हीलिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी यहाँ हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ से रोज़ स्टूल पास होना है, रोज़ कुछ न कुछ पास होना है, तो वहाँ पर प्रॉपर जो है हीलिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, तो फेलियर ऑफ हीलिंग इसका एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि जिस व्यक्ति को एक बार ये टीयर हुआ है, चांसेस ऑफ रीअकरेंस इंक्रीज, चांसेस ऑफ रीअकरेंस, इसके रीअकरेंस के चांस जो है ज़्यादा हो जाएंगे, चांसेस ऑफ रीअकरेंस इंक्रीज मैनी फोल्ड, यानी कई गुना चांस बढ़ जाते हैं। जिस व्यक्ति को एक बार अगर जो है एनल टीयर हुआ है, एनल फिशर हुआ है, तो उसमें चांस इंक्रीज होते हैं। और तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है, कैन टीयर द सराउंडिंग मसल, कैन टीयर द सराउंडिंग मसल, जो इसकी सराउंडिंग मसल्स हैं ये उनको भी टीयर कर सकता है, आगे प्रोग्रेस कर सकता है, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना। अभी इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, यानी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस में इसके क्या हो सकता है, आपकी हीलिंग प्रोसेस जो है इंटरफेयर हो सकती है, हीलिंग नहीं होगी इसमें, साथ में चांसेस ऑफ रीअकरेंस बढ़ जाएंगे, इसके कई गुना चांस बढ़ जाते हैं अगर एक बार किसी को होता है तो। साथ में आपको याद रखना है कैन टीयर द सराउंडिंग मसल एज वेल, यानी सराउंडिंग मसल्स को भी ये टीयर कर सकता है। इसमें अगर सराउंडिंग मसल्स में लिखना चाहो तो लिख लेंगे इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये आपकी एनल एरिया की जो मसल्स है उसके बारे में लिख रहा है कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर की मसल्स है या जिसे आप रिंग कहते हैं, रिंग ऑफ द एनल एरिया कहते हैं, उसमें चांस है कि ये उसको टीयर कर सकता है। ये डायग्राम यहाँ पे मैंने दिखाया गया है, इस डायग्राम, ये जो रिंग है इसको टीयर होने के चांस रहते हैं। तो अगर ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर की मसल्स टीयर अप हो जाएगी तो तुम लोग जानते हो कि वहाँ पे चांस किसके हो जाएंगे, यानी वहाँ फीकल इनकॉन्टिनेंस के चांस बढ़ जाएंगे, फीकल मैटर को ब्लैडर होल्ड जो रेक्टम है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस यही है, ध्यान रखना। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस जो मैं बता रहा हूँ, ये सराउंडिंग मसल्स का टीयर होना, ये मेजर जो का कोई ट्रॉमा होता है उसमें ऐसे चांस रहते हैं। खासकर जब हम तुम लोग गायनी का केस पढ़ोगे तो वहाँ पे कभी कभी यूट्राइन प्रोलैप्स के केस में, या जो प्राइमी जो है होती है, यानी जो फर्स्ट टाइम बेबी को जन्म दे रही है जो माँ, उसको ऐसे चांस ज़्यादा रहते हैं, है ना। इसीलिए वहाँ एक प्रोसेस पढ़ोगे तुम लोग गायनी में, एपिजोटमी, लिटरल एक कट लगाते हैं, इसी रीज़न से लगाते हैं ताकि सराउंडिंग मसल्स में कोई टीयर ना हो जाए, सराउंडिंग मसल्स में कोई कट ना हो जाए, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो कारण है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एनल फिशर के, ये भी कारण जो है आगे चल के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी एरिया से अगर एक्सपेंड होता चला जाएगा तो ये सराउंडिंग मसल्स को डैमेज कर सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ द मैनेजमेंट। अब इसको मैनेजमेंट के बारे में मोर और लेस मैंने तुम्हें बताया कि इसके जो कारण हैं, है ना, वो बेसिक से ये कारण है कि अगर हम देखें कि फिजिकल ट्रॉमा वाले कारणों को अपन बचा सकते हैं, है ना,
साथ में मैंने इसके लिए बताया है कि जैसे डायरिया, अगर पैथोलॉजिकली देखें तो डायरिया है या आपका कॉन्स्टिपेशन के जो भी कारण हैं, कॉन्स्टिपेशन के कल हमने बहुत सारे कारण देखे, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फाइबरलेस फूड है ना, जंक फूड खाना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, कुछ मेडिकेशंस हैं। तो इस व्यक्ति को क्योंकि स्टूल एनल एरिया से पास हो रहा है, अगर ये हार्ड स्टूल होगा तो इसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मैनेजमेंट के बारे में ध्यान रखें कि सिर्फ अभी हम दवा नहीं कर रहे हैं इसकी, मैंने कल भी समझाया था, जब हमें मैनेजमेंट की बात आती है तो हम यहाँ बिना मेडिकेशन के बात करते हैं। और मैनेजमेंट में आप लोगों को क्या ऐसे सजेशन देना है कि भैया कैसे भी अपने आप को कॉन्स्टिपेटेड नहीं होने देना है, कैसे भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, किसी भी तरीके का ट्रॉमा नहीं होने देना है। ट्रॉमा तो चलो ये है कि व्यक्ति के हाथ में नहीं है कोई ट्रॉमा, हालांकि ये भी कह सकते हैं कि ट्रॉमा से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी अपन मैनेजमेंट में जब इसे कहेंगे तो इसकी फूड हैबिट को अभी ओवरऑल अपन कहेंगे कि भैया आपको जो खाना ऐसा खाना है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो इसमें सजेशन में अपन क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे कि ड्रिंक मोर वाटर, है ना, ड्रिंक मोर वाटर। इसे कॉन्स्टिपेशन से रोकना है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक रीज़न, मेन इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है एनल फिशर के लिए, ध्यान रखेंगे। साथ में इसे हेल्दी जो है क्या फूड के लिए कहेंगे, यानी पानी अच्छा पियो कहेंगे, मोर फ्रूट वगैरह, फ्रूट जो है खाने के लिए कहेंगे, मोर फ्रूट इन डाइट, फ्रूट इन डाइट, यानी फाइबरस फ्रूट अगर ये ले रहा है तो इसको जो है कॉन्स्टिपेशन होने के चांस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। इसी तरीके से अवॉइड द स्पाइसी फूड, अवॉइड स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड को जो है इसे अवॉइड कराएंगे, कहेंगे कि भैया जो है क्या तला भुना खाना ना खाएं जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हमारा यही एक मुख्य उद्देश्य है कि अगर कॉन्स्टिपेशन एक इसका जो मेन कारण है, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है तो उससे जो है इसको एनल कैनाल में टीयर होने के चांस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी मैनेजमेंट हम लोगों ने देख लिया। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखो बेसिकली तुम लोग इस बात को अब तक समझ गए होंगे कि एनल जो फिशर फॉर्मेशन हो रहा है, जो एनल टीयर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ बेसिक से कारणों की वजह से हो रहा है कि अगर इसको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, अगर इसको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाए, इन सब चीज़ों को रोक दिया जाए, तो इसी से अपन क्या कर सकते हैं, इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट को मैंने इसके दो पार्ट में डिवाइड किया है और इस ट्रीटमेंट में ध्यान ये रखना है कि इनिशियल जो बात हमें रखनी है, जो इनिशियल ट्रीटमेंट रखना है, इसको ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट बोलते हैं। ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट या ड्रग, यानी जो अभी ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं वो ओवर द काउंटर ड्रग का यूज़ करने वाले हैं, है ना। अब ओवर द काउंटर ड्रग से मतलब क्या है, तो मैंने तुम लोगों को इससे पहले भी बताया है कि ओवर द काउंटर ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जिनके लिए किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। तो मान लो इसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है तो आपको क्या करना है, स्टूल सॉफ्टनर है, बहुत सारे आपके पास ऐसे चूर्ण है, कायम चूर्ण है ना, डलकोलेक है, और तुम्हारे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से इसका स्टूल जो है का सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें दो चार लिख लेते हैं। स्टूल सॉफ्टनर, है ना, स्टूल सॉफ्टनर के लिए किसी जो का डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, तो अपन कह देंगे कि भैया कुछ स्टूल सॉफ्टनर ले सकते हैं, है ना। कुछ मिनरल ऑयल्स, मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बताया है, कैस्टर ऑयल वगैरह, जो ये भी तुम्हारा लुब्रिकेट करने का काम करेंगे एनल एरिया को, तो आसानी से इसे जो है पास किया जाएगा और उसमें चांसेस ऑफ टीयर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लैक्सेटिव ड्रग दे सकते हैं क्योंकि इसको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लैक्सेटिव ड्रग आपकी इसमें मदद कर सकती है इस पेशेंट की, है ना, तो लैक्सेटिव ड्रग यूज़ कर सकते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या इनिशियल ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या करना है? ठीक है। साथ में इसको जो है एक बड़ा कॉमन इस केस में तुम लोगों ने सुना होगा जिसे बोलते हैं सिड्स बात, है ना। अब ये सिड्स बात क्या है, तो इसको सिड्स बात के ही ब्रैकेट में अपन लिख लेंगे यहाँ पे हिप, है ना, बात। अब ये हिप बात क्या है भैया, तो इसका नाम ही पता चल रहा है कि सिड्स बात में कुछ नहीं करना है, एक टब में मान लो इस तरीके से गुनगुना पानी लेकर के और जो है बैठ जाना है आफ्टर डिफिकेशन। और ये सिड्स बात जो है इतना, जब हम हेमोरॉइड्स देखेंगे या फिस्टुला देखेंगे सब में बड़ा यूज़फुल है ये, है ना। और इसको जो है यूज़ में लाने के लिए इनिशियल ट्रीटमेंट हम इसे कहेंगे कि भैया जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी करिए
और इसमें एलम ऐड कर लीजिए। ध्यान रखेंगे एलम क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना, एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, तो अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वो भी इसे रिड्यूस करेगा। तो कहेंगे छोटा सा टुकड़ा जो है 1-2 लीटर पानी में डालो और उसको हल्का सा गुनगुना करो और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए बैठ जाओ। सिट्स बात जो है का है, याद रखेंगे 15 मिनट के लिए जो है इसको बोलेंगे बैठने के लिए। और अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा हो, जैसे मैंने बोला है इसमें एलम, एलम के अंदर दुनिया भर की प्रॉपर्टी, बड़ा सस्ता सा जो है का है अच्छा इलाज है ये। तो इसमें सिट्स बाथ में बैठने के लिए इसको गुनगुने पानी में बैठने के लिए कहेंगे, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये एक तो ब्लड को कोगुलेट कर देगी, साथ में अगर एनल एरिया में किसी भी तरीके की कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है तो ये उसको भी प्रिवेंट कर देगी, और ये जो टिश्यू है, जो उस एरिया की जो मसल्स है उसे कंस्ट्रिक्ट भी कराएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी इनिशियल ट्रीटमेंट में हम इसे दे रहे हैं। पहला हमारा उद्देश्य ये था कि इसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, और अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो इस स्टूल को सॉफ्ट बना देना है, चाहे वो मिनरल्स की वजह से, लेग्जेटिव की हेल्प से, या कोई और जो का है फाइबरस फूड वगैरह दे करके, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करा करके। ये इनिशियल ट्रीटमेंट का हमारा पार्ट है। अगर ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं या इन चीज़ों के लिए पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, साथ में एक चीज़ और यहाँ लिख सकते हैं, देखो जहाँ मैंने ये लिखा है कि मिनरल ऑयल है, लेग्जेटिव है, सिट्स बात है, यहाँ पे ट्रॉपिकल तुम लिख सकते हो कि टॉपिकल कुछ ऐसे एजेंट हैं, एनास्थेटिक एजेंट भी यूज़ करते हैं ना, एनास्थेटिक एजेंट। तो एनास्थेटिक एजेंट का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, इसको पेन का सेंसेशन हो रहा है तो मार्केट के अंदर बहुत सारे इस तरीके के नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट है ना, लिख लेंगे इस लाइन को, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, और लिख सेंगे लिडोकेन, है ना, लिडोकेन या प्रोकेन जो भी है ना, लिडोकेन, लिडोकेन। मैंने शायद तुम लोगों को लास्ट लेक्चर नहीं बताया, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन या लिडोकेन ये जो का लोकल एनास्थेटिक है, यानी जहाँ टीयर हुआ है, जिस एनल एरिया में कट लगा है, तो वहाँ पे आफ्टर डिफिकेशन इसको अप्लाई किया जाता है। बिफोर यानी डिफिकेशन से पहले और बाद में दोनों में ही अप्लाई करेंगे तो इसको पेन का सेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका काम क्या है, उस एरिया को एनेस्थेटाइज कर देना, उस एरिया को जो है सेंसेशन लेस कर देना। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट में, इनिशियल ट्रीटमेंट में हमने देखा। यानी एक बार इस पर ध्यान देंगे कि इस व्यक्ति को हमने ओवर द काउंटर ड्रग दे रहे हैं, स्टूल सॉफ्टनर दे रहे हैं, मिनरल ऑयल्स वगैरह दे रहे हैं, लेग्जेटिव दे रहे हैं। अब तुम लेग्जेटिव वगैरह ओवरऑल सब पढ़ चुके हो, है ना, तो इसीलिए मुझे इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि लेग्जेटिव पे क्या क्या यूज़ कर सकते हो, है ना। क्या बात क्लियर हो रही है मीनाक्षी? लेग्जेटिव वगैरह तुम लोग पहले जान चुके हो ना, क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में सब बता दिया है मैंने ये। अरे क्या बात क्लियर हो रही है? लिक्विड पैराफिन दे सकते हैं, सुक्रलफेट दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस एरिया को जो है क्या क्या करेंगी, चिकना कर देंगी, और चिकना कर देंगी तो फीकल मैटर वहाँ पर जो स्टूल है वो आसानी से पास हो जाएगा। यही तो अपना मैनेजमेंट है। अरे जो तुम मिनरल ऑयल उसको दे रहे हो, जो कैस्टर ऑयल पिला रहे हो, ये केवल आपका कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट नहीं करेगा, साथ में इजी पैसेज भी तो कराएगा। एरिया अगर वो लुब्रिकेटेड रहेगा एनल एरिया तो आसानी से पास हो जाएगा ना। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, तो लेग्जेटिव क्रीमाफिन वगैरह हाँ सेम ही है। देखो जब तुम फार्मा देखोगे इतना समझ लो, देखो जिनके पीछे तुमको क्या लगे, केन शब्द लगा मिले, लिडोकेन, प्रोकेन, नोवोकेन, तो केन का मतलब क्या है, एनास्थेटिक। समझ पा रहे हो? लिडोकेन, लिग्नोकेन, प्रोकेन, ये सभी क्या है, एनास्थेटिक है। हाँ, तो ये आपके बस ये सभी लोकल एनेस्थेटिक है। इनका काम क्या है, उस एरिया को इंसेंसिटाइज कर देना। अरे भैया वहाँ कट लगा हुआ है, वहाँ से पेन की फीलिंग होगी, सेंसेशन आएगा कि नहीं आएगा, वो एरिया आपको क्या कर देना है, एनेस्थेटाइज कर देना है। क्या बात क्लियर हो रही है? अरे क्या बात समझ, ठीक है। अब चलते हैं इसके थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ। दो बातें समझ लेनी है कि इफ़ दीज ट्रीटमेंट नॉट रिस्पॉन्ड, अगर पेशेंट इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपको क्या करना है। तो उस केस में आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया कि आपका मेन मुद्दा क्या है कि जो एनल एरिया है ये कैसे भी डायलेट हो जाए, है ना। तो डायलेट हो जाएगा तो स्टूल आसानी से पास हो जाएगा।
तो इसके लिए मैंने बताया आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज कर सकते हैं, है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फार्मा वाले भैया ध्यान रखें, पढ़ रहे हैं सब लोग, है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एग्जाम्पल एक दो अगर याद रखोगे तो डिल्टियाजेम और निफिडिफाइन। डिल्टियाजेम पढ़ रहे हो ना भैया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में, मीनाक्षी, हाँ। डिल्टियाजेम और निफिडिपाइन ये ड्रग आपकी ऐसी हैं, ये एनल एरिया को भी क्या करती हैं, उस एरिया की जो मसल्स है उसको रिलैक्स कर देती है, जो वेसोडाइलेटर है एक तरीके से आपका ये, तो ये वेसोडाइलेशन की वजह से निफिडिपाइन, तो जो उस एरिया को ये डायलेट कर देगी तो स्टूल पास होने में आसानी होगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, याद रखेंगे, एक ड्रग है। उसके बाद आप इसमें नाइट्रोग्लिसरीन जो मैंने अभी ऊपर बताया है, ये भी आपका सेम काम करती है। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, ये नाइट्रोग्लिसरीन ये भी आपकी क्या है, वेसोडाइलेटर है, तो ये भी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी उस एरिया की और आसानी से स्टूल पास हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, तुम लोगों ने सुना होगा बोटॉक्स, है ना, बोटॉक्स थेरेपी। मैंने उस दिन बोला था बोटॉक्स के बारे में, कोई पढ़ा तुम में से कि नहीं? बोटॉक्स थेरेपी कितने लोग पढ़े थे? हाँ, यूट्यूब पे देखो, कहीं भी पढ़ो भैया, पढ़ो, है ना। तो बोटॉक्स क्या है, ये आपकी मसल्स को पैरालाइज्ड कर देता है, ध्यान रखेंगे, है ना, मसल्स को पैरालाइज कर देगा, मसल्स पैरालाइज्ड। और अगर मसल्स को ये पैरालाइज्ड कर देगा तो मसल्स आपकी क्या रहेगी, रिलैक्स रहेगी। हमेशा पैरालाइज्ड फॉर्म में क्या रहती है, मसल्स रिलैक्स रहती है। तो इसीलिए ये इसका लेकिन एक्शन बहुत लंबे समय से रह सकता है, तो याद रखेंगे 2 to 3 मंथ, यानी 2 से 3 महीने तक ये मसल्स को पैरालाइज कर देगी, तो ये भी एक जो है रीज़न हो सकता है। उसके साथ में यानी ये ट्रीटमेंट भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन इमीडिएटली आपको क्या करना है, आपको रेफर कर देना इस व्यक्ति को, है ना, रेफर टू, बुक की ही लैंग्वेज बता रहा हूँ, रेफर टू सर्जन। और कौन से सर्जन के लिए भेजेंगे भैया इसको? अभिज्ञान, किसके पास भेजोगे इस व्यक्ति को? तो सर्जन में भी कौन सा सर्जन भेजोगे भैया? हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन के पास भेज देंगे, और अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वो है इसको फर्दर अपने हिसाब से डील करेगा। क्या बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? अरे क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी इस दशा में अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये चीज़ें, और साथ में याद रखना है सर्जिकल इंटरवेंशन इसका लास्ट इलाज है, यानी सर्जरी ही इसका एक लास्ट ऑप्शन है जिससे अपन इसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं 2 सेकंड के लिए आप लोगों का समय और लेकर के, वैसे तो सेपरेट लेक्चर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो लोगों को रहता है उसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। यानी मैंने तुम लोगों को आज बताया एनल फिशर, इसी से मिलता जुलता एक शब्द मिलेगा आपको, दैट इज द हेमोरॉइड, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द मिलेगा एनल फिस्टुला। इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखेंगे। देखो जो एनल फिशर है, इट इज जस्ट सिंपली कट, एक टीयर है, ये केवल कट लगा हुआ है, सुपरफिशियल टीयर या सुपरफिशियल कट है, इसे एनल फिशर कहते हैं। जो हेमोरॉइड है, हेमोरॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स बोलते हैं भैया, ध्यान रखेंगे ना। जो हेमोरॉइड है इसमें क्या है, ये तो जो एनल एरिया है, जैसे जो एनल एरिया ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जो ये वेन है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, यानी स्वेलिंग, आपको याद रखना है स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, यानी इसकी जो स्वेलिंग, जो वेन इस एरिया में लाई कर रही हैं एनल एरिया में, ये क्या हो जाएंगी, ये फूल जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी इसके अंदर। अभी ये रप्चर नहीं हुई, ध्यान रखना, ये फूल जाएंगी, उसी को अपन हेमोरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं। तीसरा जो टर्म है, वैसे सेपरेटली डील करूंगा इन तीनों चीज़ों को, तो तीसरा जो टर्म है दैट इज द एनल फिस्टुला। अब फिस्टुला का मतलब तुम समझते हो अनयूजुअल ओपनिंग। तो अगर मान लो जैसे ये एनल एरिया है, ये एनल एरिया का डायग्राम जो देख पा रहे हो, यहाँ पे स्किन और जो है इस एरिया में कोई अनयूजुअल ओपनिंग इस तरीके से बन जाए, यानी एनल कैनाल ये है, इसमें इस एरिया पे यहाँ पे कोई अनयूजुअल ओपनिंग बन जाती है, तो उसको बोलते हैं एनल फिस्टुला। तीनों चीज़ें इंटायरली डिफरेंट हैं, एनल फिशर अलग चीज़ है, हेमोरॉइड्स और पाइल्स अलग चीज़ है, एनल फिस्टुला अलग चीज़ है। क्या बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को?
तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये तीनों चीजें अलग हैं। हाँ, इनके कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करोगे तो मैं बात करूंगा कि चाहे वो एनल फिशर हो, हेमोरॉइड, पाइल्स और एनल फिस्टुला, लगभग सबके कारण सेम है, यानी इनके जो कॉजेज हैं वो लगभग सेम है। क्या बात क्लियर हो रही है? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोगों को जो ध्यान रखना है दैट इज द क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मैकेनिकल ट्रॉमा, मैकेनिकल डैमेज ये बहुत कम होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को प्रॉब्लम मिलेगी वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जो भी पेशेंट पाइल्स का है, हेमोरॉइड्स का है, या फिस्टुला का है, या फिसर का है, ये आपके पास जब भी आएगा तो इसके पास एक लंबी हिस्ट्री होगी किसकी? कॉन्स्टिपेशन की। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये जो का है किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसकी डाइट के थ्रू, इसके खान पान के थ्रू, इसकी जो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपन मैनेज कर सकते हैं।